हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश एक परिचय। उसी क्रम में ये जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम 4 से 5 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा इसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मतलब जो मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो समझेंगे, वो याद करने की कोशिश करेंगे हम। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य क्या है वो भी हम देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संसाधन क्या हैं ये देखेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये हमारे एग्जाम में फ़ायदेमंद पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो है जो प्रतिदिन आपको सुबह 6 से 7 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है इसमें वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है उसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 10 से 11 के आसपास इसमें राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। तो क्या क्या उनकी महत्ता है, क्या उनकी विशेषता है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है यहाँ पर कान्हा किसली। ये जो स्थित कहाँ पर है, मंडला में स्थित है ये। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 940 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसको कब 1933 में अभ्यारण्य बना था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो कि प्रदेश में पहला है। और इसके बाद इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो दोस्तों देखिए कि मध्य प्रदेश में है ना कुल मिलाकर के 6 नेशनल पार्क है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये कौन कौन से, जिसमें आप ये कलर देखेंगे, जहाँ पर भी ये कलर मार्क किया रहेगा तो आप मान के चलिए कि वो नेशनल पार्क जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए, इसके बाद इसके दार्शनिक स्थल क्या है, तो इसके दर्शनीय स्थल है हालो घाटी, जो कि बंजर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है, तो ये पन्ना छतरपुर में स्थित है ये। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फिर 1974-75 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो दोस्तों, सवाल कैसा बनेगा एग्जाम में, तो देखिए इसी एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या सवाल इसके ऊपर बन सकता है। पहले तो ये बन सकता है कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन पन्ना और छतरपुर आता है, तो आप लगा सकते हैं। दूसरा, इसका क्षेत्रफल पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, मतलब नेशनल पार्क कब बनाया गया था, तो इसे 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया था, तो यहाँ से एक सवाल बन जाएगा। फिर ये पूछा जा सकता है कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कब किया गया था, तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1974 से 1975 के मध्य। देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना वो स्टार्ट किया गया था 1974 में, तो उसी के तहत ये सारे जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जो यहाँ पर कानून बनाए गए थे उसके तहत जो प्रोजेक्ट टाइगर था, तो उसी में इसे ऐड किया गया था 1974-75 में। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसी भी 74 में रखा गया था कान्हा किसली को भी, तो उसी समय इसे भी रखा गया था। फिर जो आपका अगला नेशनल पार्क है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे 1983 में स्थापित किया गया था। 1999 और 2000 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो अभी तक हमने जितने भी तीनों नेशनल पार्क देखे वो तीनों के तीनों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाले तो आप विशेष रूप से याद रख लीजिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया जिले में स्थित है। फिर ये 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। फिर 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये जो चौथा नेशनल पार्क है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया। बाघ का सर्वाधिक घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। यहाँ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क। इसके अंतर्गत गोविंदगढ़ रीवा में सफ़ेद बाघों की नर्सरी है। तो आपसे यहाँ पे क्या सवाल बनेगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है, ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, फिर इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, 1993 में शामिल किया गया। फिर ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों के घनत्व के आधार पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि प्रथम नंबर पर आता है, तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। फिर ये पूछा जा सकता है कि कितने पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो 32 पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत गोविंदगढ़ जो कि रीवा में बाघों का सफ़ेद नर्सरी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो देखिए यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क से कितने सारे सवाल बन गए। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। इसका नाम जो नया नाम है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है।
और फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, 293 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और आपने देखा होगा जंगल बुक एक जो मूवी है, कार्टून है, जो कि रुडयार्ड किपलिंग की किताबों पर आधारित है। तो ये जो पूरा का पूरा जो जंगल बुक है वो इसी राष्ट्रीय जो उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसी पर वो उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि प्रभावित होकर के वो किताब लिखी थी। इसे मोगले लैंड भी कहा जाता है। तो इससे इतने सारे सवाल बन सकते हैं। फिर यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल किया गया इसे, और 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और विश्व बैंक द्वारा जो 7 अभ्यारण्य संरक्षण योजना है उसमें इसे शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इसे आपको याद रखना होगा इस सारे फैक्ट को। फिर अगला जो आता है राष्ट्रीय उद्यान वो आता है रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है, तो ये रायसेन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। मध्य प्रदेश का ये 10वां राष्ट्रीय उद्यान है और 6वां टाइगर रिजर्व है ये। फिर इसके बाद जो 7वां है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये शिवपुरी में स्थित है। स्थापना इसकी 1900 देखेंगे आप यहाँ पर, तो 1958 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। जॉर्ज कैसल का भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय उद्यान इसी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। तो देखिए जो ये वाला जो है ना आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक ऐसा नॉइस प्रूफ और लाइट प्रूफ ऐसा सड़क बनाया जा रहा है जो कि ये पूरे के पूरा जो क्षेत्र है इसके बीच में से निकलेगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है, तो ये डिंडोरी में स्थित है। स्थापना इसकी 1983 में की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसे जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं इसी में। तो इसके बाद जो भारत में कुल मिलाकर के 4 फॉसिल में से एक है। तो भारत में कितने जीवाश्म उद्यान है, फॉसिल और नेशनल पार्क, तो 4 है। तो 4 में से एक जो है यहीं पर है। यहीं पर आप देखेंगे तो जो डायनासोर्स के जो भी यहाँ पे फॉसिल्स है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका आधा जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में है ना उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका क्या नाम है, उसके आधे हिस्से का उसका जो नाम है बदल दिया गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है भोपाल में स्थित है। क्षेत्र इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4.45 वर्ग किलोमीटर का है ये, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये वाला, और ये भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोनों जो जीवाश्म की कैटेगरी के आधार पर सबसे छोटा उद्यान है, लेकिन ये अगर ओवरऑल बात करें हम जीवाश्म उसके मतलब क्षेत्रफल के आधार पर, तो ये वन विहार सबसे छोटा उद्यान है। वो जीवाश्म के आधार पर और ये ओवरऑल के आधार पर है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये धार में स्थित है, जो कि प्रस्तावित है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बना नहीं है। फिर इसके बाद ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये खंडवा में स्थित है, जो कि ये भी प्रस्तावित है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला जो जीव है वो चीतल है। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है, इसमें रेंगने वाले जीव तथा सरीसृप रहते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मृग जो कृष्ण मृग पाए जाते हैं, मतलब ब्लैक बक जो होते हैं वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। चलिए आप बताइए कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये मैंने बताया है ऊपर आपको। फिर कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है, जिसका नाम भूरसिंह भी है। फिर कान्हा नेशनल पार्क को वाइल्ड मैजिक जिसे जंगली जादू भी कहा जाता है। फिर वाइट टाइगर की नर्सरी के रूप में रीवा को जाना जाता है, जो कि मुकुंदपुर में स्थित है, रीवा के मुकुंदपुर में स्थित है। वाइट टाइगर के संरक्षण रीवा नरेश मार्तंड सिंह हैं, जो कि रीवा में पैदा पहला सफ़ेद शावक का नाम अगर पूछा जाए तो उसका नाम मोहन था। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को। तो देखिए अभ्यारण्य दोस्तों अलग होता है, नेशनल पार्क अलग होता है। दोनों की परिभाषा अगर हम बात करें तो जो नेशनल पार्क होता है उसमें आप बात देखेंगे तो उसका जो बहुत सारे एरिया प्रोटेक्टेड होता है, बफर जोन होता है, तो इंटरनल पार्ट्स होता है उसका। लेकिन जो अभ्यारण्य होता है वहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटी को होने दी जाती है, जैसे कि वहाँ पर तेंदुपत्ते होते हैं, शहद कलेक्शन करना, और इसके बाद ये सारी चीज़ें अभ्यारण्य में परमिशन होता है। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पर ये सारी एक्टिविटी करने की परमिशन नहीं होती है। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर अभ्यारण्य की बात करें हम तो बोरी घाटी जो कि होशंगाबाद में स्थित है, सागौन की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। बगदरा की बात करें तो सीधी में स्थित है। फेन अभ्यारण्य की बात करें तो ये मंडला में स्थित है। घाटी गांव की बात करें तो ग्वालियर में स्थित है, यहाँ पर सोन चिड़ैया पाई जाती है। फिर करेरा ये शिवपुरी में स्थित है, यहाँ पे भी सोन चिड़ैया पाई जाती है। फिर अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य ये मुरैना में स्थित है, यहाँ पर घड़ियाल के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। फिर सोन
में देखेंगे आप तो सोन जो अभ्यारण्य है वो सीधी शहडोल में स्थित है, यहाँ पर भी घड़ियाल पाया जाता है। फिर केन है जो कि पन्ना छतरपुर में स्थित है, ये यहाँ पर भी घड़ियाल पाया जाता है। फिर सरदारपुर जो है दोस्तों, ये जो केन वाला जो एरिया है ना, केन नदी यहाँ पर बहती है, इस वजह से इसका नाम केन रखा गया है। फिर आता है नेक्स्ट सरदारपुर, ये धार में स्थित है तो खारपेर की वजह से फेमस है ये। फिर सैलाना अभ्यारण्य है जो कि रतलाम में स्थित है, सैलाना, ये भी खारपौर की वजह से फेमस है। फिर नौरादेही है जो कि सागर में स्थित है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। फिर आपका आता है राला मंडल जो कि इंदौर में स्थित है, ये प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, यहाँ दूधराज पाया जाता है। फिर मयूर अभ्यारण्य है जो कि झाबुआ में स्थित है, मोर एवं कड़कनाथ मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर कूनो पालनपुर है, तो कूनो पालनपुर जो है ये श्योपुर में स्थित है, यहाँ एशियाई सिंह और अफ्रीकी चीते लाने की योजना चल रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट और के ने लगभग परमिशन भी दे दी है, इसको मान के चलिए। तो वो कहाँ से लेकर के आया, तो ये नामीबिया से यहाँ पर लाए जाएंगे चीते। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यारण्य है वो गांधी सागर है जो कि मंदसौर में स्थित है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर संजय गांधी है जो कि डुबरी में स्थित है, ये शहडोल सीधी छत्तीसगढ़ वाले के एरिया को कैचमेंट को ये कवर करता है। फिर गंगऊ है जो कि पन्ना में स्थित है, दुर्गावती अभ्यारण्य है जो कि जबलपुर में स्थित है, पनपठा है जो कि शहडोल में स्थित है, कोओनी है जो कि देवास सीहोर में स्थित है, 2 ये जिलों को कवर करता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संसाधन जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा है कि मध्य प्रदेश में पूरे भारतवर्ष का लगभग अब देखें तो बहुत ही ज़्यादा सबसे प्रथम नंबर पर ये आता है वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब वन कवर के भूमि के हिसाब से। तो देखिए राज्य में वनों का जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी टाइप का यहाँ पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। राज्य में वनों का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 94,689 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है यहाँ पर। फिर वन भूमि में वनों का जो प्रतिशत है वो लगभग 30.7% है मध्य प्रदेश का। देश में कुल वन क्षेत्र में राज्य का जो हिस्सा है वो लगभग 13% के आसपास है पूरे राज्य के, पूरे देश के क्षेत्रफल में, भूमि जंगल के क्षेत्रफल में। सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से, तो बालाघाट है, छिंदवाड़ा है और सीधी है। और ये वाले जो तीनों जिले हैं ये कहेंगे तो आप आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं। फिर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले तो शाजापुर है, उज्जैन है और रतलाम है। राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष सागौन है जो कि 17.8% पाया जाता है पूरे क्षेत्र, पूरे जंगल के क्षेत्र का। फिर मध्य प्रदेश में वन नीति का निर्माण कब हुआ था, तो मध्य प्रदेश में वन नीति का निर्माण 1952 में हुआ था। मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति का निर्माण कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 2005 को यहाँ पर जो न्यूनतम नवीन है, जो कि लेटेस्ट वन नीति है, ये अपनाई गई थी, बनाई गई थी। राज्य वन संरक्षण अधिनियम कौन सा लागू होता है, तो राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 यहाँ पर लागू होता है। फिर मध्य प्रदेश में पंचवन योजना जो है वो कब बनी थी, तो मध्य प्रदेश में पंचवन योजना 1976 में बनी थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने जो नेशनल पार्क्स हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अभ्यारण्य है और वन्य जीव के, मतलब मध्य प्रदेश के वन संरक्षण के जो भी फैक्ट है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो फैक्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है मेरे द्वारा, जो कि आपको अच्छी मदद करेगा एग्जाम में। तो इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 21 कोर्सेज डिजाइन की गई है जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।